वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर्स कॉमर्स बेटा। मैं हूं सानिध्य सर, आपका इकोनॉमिक्स हैकर, और हम यहां पर देश का भविष्य बनाते हैं। वेलकम टू बोर्ड एक्सप्रेस सीरीज। इसका डे 2 है आज। डे 1 हो चुका है। जिसने नहीं देखा है वीडियो, इसी चैनल पे डे 1 का वीडियो डला है, जाकर देखो। हम लोग निकल चुके हैं हमारी इस जर्नी पे, जहां पे हम आपको बनाने वाले हैं नेक्स्ट टॉपर। बेटा आज डे 2 है और डे 1 में हमने जो पढ़ा था उसके आगे बढ़ेंगे आज। सर डे 1 में क्या पढ़ा था, थोड़ा सा रिकैप दे दो। देखो, हमने डे 1 में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट चालू किया, जिसमें हमने इकोनॉमी समझने के लिए पहले इकोनॉमी कैसी थी हमारी देश की, उसकी हिस्ट्री में गए और हमने उस चैप्टर में पढ़ा। चैप्टर की हेडिंग ही आपको बता देगी, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस से पहले जब ब्रिटिशर्स आए हमारे देश में, उन्होंने किस तरीके से हमें एक्सप्लॉइट किया, किस तरीके से हमारी वेल्थ को ड्रेन किया देश की, उन सब चीजों के बारे में हमने डिस्कशन किया। अब जब हम इंडिपेंडेंट हो गए हैं तो उसके बाद हमारे देश के क्या हाल थे, हमारी इंडियन इकोनॉमी के क्या हाल थे, हमने कैसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैसे डिसीजंस लिए, वो कितने कारीगर रहे, उन सब की बात आज करने वाले हैं। इसलिए इस चैप्टर का नाम भी ध्यान से सुनो, इंडियन इकोनॉमी चेंजेस इन डिफरेंट सेक्टर 1950 टू 1990। इंडिपेंडेंस के बाद की बात हो रही है। ठीक है बेटा, चलो जी चालू करें चैप्टर को। सबसे पहले देखिएगा आपको इंडिपेंडेंस कब मिला, 15 अगस्त 1947। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को आपके देश ने आजादी ली और उसने अपना खुद का एक देश और एक इकोनॉमिक सिस्टम बनाने की एक सबसे पहली शुरुआत करी। पर शुरुआत करने में हमें सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम आई। सर क्या, हमें एक इकोनॉमिक सिस्टम चूज करना था। सर ये इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है? इकोनॉमिक सिस्टम एक ऐसी अरेंजमेंट है जहां पे हम इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। सर ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है? जैसे कि नॉर्मली आपको पता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। क्या बनाए, कैसे बनाए और किसके लिए बनाए, ये ऐसे डिसीजंस कौन लेगा। उसके लिए आपके पास मेजरली 3 तरह के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं। क्या है 3 तरह के इकोनॉमिक सिस्टम? जिसमें हमारे देश को एक डिसीजन लेना था कि हम किस चीज को फॉलो करने वाले हैं, कैसे सिस्टम को फॉलो करने वाले हैं। तो हमारे पास 3 थे जो कि थे हमारे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की अगर बात करें तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि भैया देश में हम क्या बनाएं, कैसे बनाएं, किसके लिए बनाएं, जो बिजनेस होगा वो कौन करेगा, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर करेगा और ये कंट्रोल भी प्राइवेट सेक्टर के पास रहेगा। गवर्नमेंट का इसमें कंट्रोल नहीं है। मतलब देश में क्या बनाना है ये सरकार नहीं सोचेगी, ये उसके प्राइवेट सेक्टर सोचेंगे। ठीक है, अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज द वन इन विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर सोचता है, जैसे कि हमारे कुछ देश जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी चलाते हैं, जो कि है यूएसए। यूएसए में खुद की यूएस बेस्ड कंपनीज, मतलब गवर्नमेंट कंपनीज नहीं है, हमारी प्राइवेट कंपनीज हैं। प्राइवेट कंपनीज वहां पे पूरे देश को या देश के लिए डिसीजन लेती है कि हम क्या बनाएं। ठीक है बेटा, उसी दूसरे हाथ पे अगर आप आ जाओ तो आपको चाइना मिलेगा, सोशलिस्ट इकोनॉमी फॉलो करता हुआ क्यूबा मिलेगा और आपको नॉर्थ कोरिया भी मिलेगा। ठीक है बेटा, ये कैसी इकोनॉमीज हैं, ध्यान से सुनो। जैसे कि चाइना के अंदर क्या बनेगा, कैसे बनेगा और किसके लिए बनेगा, इस पे सिर्फ सरकार का ही अधिकार है। सरकार ही डिसीजन लेती है और सरकार ही कंट्रोल करती है। देखो, अ सोशलिस्ट इकोनॉमी इन द वन इन विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। सरकार ही डिसाइड करेगी क्या बनेगा, कौन उसको ओन करेगा और कौन उसको कंट्रोल करेगा और कौन ऑपरेट करेगा। सारे के सारे डिसीजन कौन लेगी, सरकार लेगी, जिसे हम सोशलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं। अब हमारे लिए ना ये प्रॉब्लम वाली सिचुएशन थी कि भैया हम अगर इंडिपेंडेंट जस्ट हुए हैं, हमारे देश को लूट कर गए हैं 200 साल के बाद, और आपको ये अंदाजा लगाना है कि यार प्राइवेट सेक्टर के पास तो पैसा ही नहीं है ना, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कैसे फॉलो करें, सरकार सोशलिस्ट भी कैसे करे, मतलब एक बैलेंस होना चाहिए ना। इसीलिए एक तीसरी इकोनॉमी का जन्म हुआ जो कि ऑलरेडी थी, बट हमने उसको फॉलो किया, जो कि है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब है कि क्या बने देश के अंदर, कौन ओन करे, कौन ऑपरेट करे और कौन कंट्रोल करे, ये दोनों का हिस्सा होना चाहिए। कौन दोनों? जैसे कि प्राइवेट सेक्टर और सरकार, दोनों मिलकर करें। जैसे कि आपका देखो ध्यान से, अगर मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच पब्लिक सेक्टर एंड द प्राइवेट सेक्टर, देखो पब्लिक सेक्टर कौन, मतलब सरकार,
प्राइवेट सेक्टर कौन, मतलब प्राइवेट बॉडीज, आर अलॉटेड देयर रिस्पेक्टिव रोल्स फॉर सॉल्विंग सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी की जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की जिम्मेदारी ये लोग बांट लेते हैं कि भैया तुम इन चीजों की जिम्मेदारी लो, सरकार इन चीजों की जिम्मेदारी लेगी। ये हमने सोचा कि मिक्स्ड इकोनॉमिक पाथ हमारे लिए सबसे बेस्ट होगा। वैसे तो इंडिपेंडेंट के बाद हम जो थे मेजरली सोशलिस्ट इकोनॉमी थे, लेकिन हम आज की डेट में क्या फॉलो करते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी। जिस देश के अंदर एसबीआई का बैंक भी हो सरकार का और एक्सिस बैंक प्राइवेट बैंक भी हो, जिस देश में इंडियन ऑयल, आपके ऐसे ऑयल कंपनीज जो गवर्नमेंट ओन करती है वो भी हो, और उसके साथ साथ रिलायंस पेट्रोलियम जैसी प्राइवेट कंपनी भी होती हैं, उनको ही कहा जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है बेटा, चलो जी फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बेटा, अभी जब हम ये इकोनॉमिक पाथ चूज कर रहे थे, इकोनॉमिक सिस्टम चूज कर रहे थे, तो हमने ना, कुछ लोगों ने बोला कि सोशलिस्ट चूज कर लो, कुछ बोलते कैपिटलिस्ट चूज कर लो, लेकिन हमने मिक्स्ड इकोनॉमी क्यों चूज किया? क्योंकि हमें एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर चाहिए था और एक प्राइवेट प्रॉपर्टीज भी चाहिए थी उसके साथ, और इसी वजह से मिक्स्ड इकोनॉमी की वजह से ही हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भी है। अब हुआ क्या, जैसे ही हमने ये इकोनॉमिक सिस्टम चूज किया, हमने ये रियलाइज किया कि यार हमें 200 साल तक लूटा गया है। सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश को इतना लूटा गया कि हमारे पास बहुत बुरी कंडीशन हो गई, हमारा देश बहुत अंडर डेवलप हो गया और बहुत पिछड़ा माना गया, बहुत ही पुअर कंडीशंस थी। उसको रिवाइव करने के लिए हमें चाहिए था एक प्लान। प्लान क्या होता है सर? प्लान का मतलब है आपका कोई गोल है, एम है, उसको पूरा करने के लिए आप कुछ स्ट्रैटेजी बनाओगे, कुछ स्कीम लेके आओगे, कुछ वर्कआउट करोगे। प्लान को आपको करना क्यों है? क्योंकि आप चाहते हो आपकी सिचुएशन जो हो वो पहली जैसी हो जाए, जैसे कि आप सेल्फ रिलायंट थे और सेल्फ सफिशिएंट थे, किसी की जरूरत नहीं थी आपको, उसी कंडीशन में आपको वापस आना है। अब प्लान भी ना दो टाइप के हो सकते हैं, एक हो सकते हैं शॉर्ट टर्म प्लान और एक हो सकते हैं लॉन्ग टर्म प्लान। शॉर्ट टर्म जैसे कि 5 ईयर प्लान्स, 5 ईयर प्लान, ये शॉर्ट टर्म कह सकते हो आप इनको, है ना, कि 5 साल के अंदर आप अपने आप को कैसे इंप्रूव करना चाहते हो, उसे आप शॉर्ट टर्म कह सकते हो। क्योंकि देश के लिए इंप्रूवमेंट चाहते हो तो वो एकदम कम समय में नहीं होगा बेटा, है ना, एकदम से देश डेवलप नहीं हो सकता। और लॉन्ग टर्म जैसे कि 20 ईयर, जैसे 20 ईयर्स के प्लान्स होते हैं, है ना, ऐसे लॉन्ग टर्म प्लान्स के अंदर हमने कुछ सोचना चालू किया। इसीलिए हमें जरूरत पड़ी किसकी बेटा? इकोनॉमिक प्लानिंग की। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है? ध्यान से सुनना। एक प्रोसेस है जहां पे आपकी एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है कंट्री के अंदर, जो कि डिफाइन करती है कुछ गोल्स, कुछ उद्देश्य को डिफाइन करती है और उसके लिए कुछ प्लानिंग करती है कि इसको कैसे अचीव किया जाए। ठीक है, टू बी अचीव्ड विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड। कुछ स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर आप इन गोल्स को अचीव करोगे। पहले तो गोल सेट करेंगे और उसके हिसाब से आपको एक समय देंगे कि ये गोल इतने टाइम में अचीव हो जाना चाहिए। ठीक है, और वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनाया जाता है। प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं? क्या बनाओ, कैसे बनाओ और किसके लिए बनाओ। ठीक है बेटा, अब जहां पर आपको ये प्लान को जब, अच्छा एक और चीज अब ध्यान से सुनना, इसको बताने के लिए मैंने क्या बोला, एक आपको अथॉरिटी की जरूरत है देश के अंदर। तो एक अथॉरिटी लाई गई 1950 में, जिसको क्या कहा गया? प्लानिंग कमीशन। क्या बोला गया बेटा? प्लानिंग कमीशन। कब आया? 1950 में आया। डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, याद रखना। तो 1950 में प्लानिंग कमीशन आया, जिसके चेयरपर्सन ये लाए किसकी सरकार में थे? जब हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब जो थे, हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये आपका प्लानिंग कमीशन लाया। और ये प्लानिंग कमीशन ने आपके 5 ईयर प्लान्स जो आप सुनते हो ना, 5 ईयर प्लान्स इन्होंने बनाए आपके देश को डेवलप करने के लिए। ठीक है बेटा, आप ध्यान से सुनना। ये प्लानिंग कमीशन का चेयरपर्सन कौन होता है? प्लानिंग कमीशन का चेयरपर्सन आपके प्रधानमंत्री होते हैं। तो पहले आपके जो चेयरपर्सन प्लानिंग कमीशन के कौन थे? आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब थे, क्योंकि वही प्रधानमंत्री थे देश के पहले। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज बता दूं, आज की डेट में प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज करके और बॉडी को चेंज करके नीति आयोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? नीति आयोग। नीति आयोग कहा जाता है, जो कि 1 जनवरी 2015 में आई। कब आई बेटा? 1 जनवरी 2015 में आई। ठीक है, नीति आयोग क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया।
आपको इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना है, उसके लिए नीति आयोग लाया गया। अच्छा, इससे पहले 1950 से लेके 2015 के बीच में इन्होंने कुल 12 5 ईयर प्लान्स बनाए। कितने बनाए बेटा? 12 5 ईयर प्लान्स, 5 ईयर प्लान्स, ठीक है। कुल मिला के 12 इनने 5 ईयर प्लान्स बनाए, जिसमें से लास्ट इनका था 2012 से 2017 वाला, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इसके अंदर होता क्या था, 5 साल के लिए आप एक गोल चूज करते थे कि अगले 5 साल के अंदर आप किस चीज को डेवलप करना चाह रहे हो और कैसे डेवलप करोगे, उसके लिए आपकी स्ट्रैटेजीज बनाई जाती थी, ठीक है बेटा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। इसके चेयरपर्सन कौन थे? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और आपके पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब, ठीक है। ये यहां पे आपको ये दिख रहे होंगे, क्लियर है, समझ आया। अब सबसे पहले हमारे पास ये जो प्लान है, इस प्लान के ना कुछ, अब जैसे इकोनॉमी हमारी बहुत बैकवर्ड थी, बहुत ज्यादा बैकवर्ड थी, हमें इसको लाना था, पैरों पे खड़ा करना था, तो इसके ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ बेसिक गोल्स होते हैं। ये बेसिक गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 5 ईयर प्लान्स के जो एम होते हैं ना, ये 5 ईयर प्लान का एम था कि भैया देश के अंदर जो बैकवर्डनेस है, जो हम पिछड़ापन है, उसको हम वापस सुधारें और अपने पैरों पे चीजों को खड़ा करें। और इनके बेसिक गोल पता है क्या होते हैं? बेसिक गोल हो कि देश में ग्रोथ हो, ठीक है, देश में मॉडर्नाइजेशन हो। पुराने आप जो है ऑर्थोडॉक्स तरीकों से काम नहीं करोगे, आप नई तरीकों से काम करोगे, क्योंकि अगर चीजें बदल रही है दुनिया के अंदर तो आपको उसके साथ अप टू डेट रहना पड़ेगा, वरना आप कभी भी डेवलप नहीं हो पाओगे, ठीक है। मतलब सिंपल सेंस में कहूं तो आज भी अगर किसान हल से करेगा तो पागल हो जाएगा। जब ट्रैक्टर मशीनें आ चुकी हैं तो हम पुराने तरीके यूज नहीं कर सकते, हमें मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। सेल्फ रिलायंस मतलब खुद पे निर्भर रहो, बाहर की चीजों पे निर्भर मत रहो। आज की डेट में इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, और आप लोगों के लिए तो बहुत प्यारा एग्जांपल है, आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। ये सोच कब से है? देखो कब से है, और आज आपको सुनने को मिलता है, क्लियर। फिर देखो इक्विटी मतलब इक्वालिटी और इक्विटी में फर्क है, मैं आपको बताऊंगा बहुत एक प्यारी फोटो से भी, ठीक है बेटा। चाहो तो इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बेटा, अब सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं, ग्रोथ। सर ग्रोथ को कैसे नापा जा सकता है? ग्रोथ क्या होती है? जैसे मान लो तुम पहले एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाते थे, अब 2 कर पा रहे हो, तो तुम्हें लग रहा है तुम्हारी ग्रोथ हुई है, हाँ या ना? सेम उसी प्रकार देश का अगर आउटपुट चेक करना हो, अगर आउटपुट इंक्रीज हो रहा हो या उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो रही हो किसी भी चीज के अंदर, जैसे मान लो हम इसका एक इंडिकेटर कह सकते हैं जीडीपी। क्या बोल सकते हैं? जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मान लो देश सिर्फ 100 प्रोडक्ट बना पाता था, 100 प्रोडक्ट या सर्विस बनती थी उसके देश के अंदर, इंडिया के अंदर, और अब 200 बनने लग गई। मतलब कि आपके देश की कैपेसिटी बढ़ चुकी है, आप दुगनी स्पीड से और दुगनी क्वांटिटी के साथ आप प्रोडक्शन कर रहे हो। दैट मींस कि आपके देश ने ग्रोथ करी है। देखो ध्यान से, ग्रोथ रेफर्स टू इंक्रीज इन द कंट्रीज कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूस द गुड्स आउटपुट एंड सर्विस विद इन द कंट्री। कि जो भी सामान बन रहा था, अगर आप ज्यादा बना पा रहे हो, आपकी कैपेसिटी इंप्रूव हो चुकी है, तो आप उसको बोल सकते हो कि देश में ग्रोथ हुई है, ठीक है बेटा। ऑल्सो हमारा जो काम या जो हमारी एम था कि हम हमारी कैपेसिटी को बढ़ा सकें, इनफैक्ट लार्ज स्टॉक प्रोडक्टिव कैपिटल हो, लार्ज साइज ऑफ सपोर्टिंग सर्विसेज हो, कि हमारे देश में ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा हो जाए, हमारे देश में हर एक चीज बने, हमें बाहर से कुछ ना मंगाना पड़े, ऐसी कुछ एम चीज को ग्रोथ कहा गया है। एफिशिएंसी के साथ हम चीजों को बनाएं, हमारा जीडीपी बढ़ता जाए। जीडीपी बढ़ना एक गुड इंडिकेटर माना जाता है इकोनॉमिक्स के शब्दों में, कि वो कहता है कि भैया आप जो है इतना बना रहे हो कि अपने लिए तो सफिशिएंट है ही, लेकिन आप बाहर भी भेज पाओगे, जिससे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आपके पास आएगा, ठीक है। फिर आता है इन सम कंट्रीज, कुछ कंट्रीज में बेटा एग्रीकल्चर जो है काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी के अंदर, कुछ जगहों पे सर्विस सेक्टर बहुत ज्यादा आपको कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी के अंदर, ठीक है बेटा, ये ग्रोथ माना गया। अब आते हैं फटाक से मॉडर्नाइजेशन में। आप नहीं चाहते कि किसान हल जोते, सिंपल पुराने ऑर्थोडॉक्स या पुराने ट्रेडिशनल मेथड्स को फॉलो करें। अब काम स्पीड से चाहिए, डिमांड बहुत बढ़ चुकी है, स्पीड से उसको सप्लाई देना पड़ेगा, वरना अगर डिमांड के लिए, जैसे होता है ना, रेस्टोरेंट में गए, अगर आधा घंटा बैठना पड़ रहा है तुम्हें खाने के लिए, तो तुम उठ के चले जाओगे। उसी प्रकार अगर आपके नेक्स्ट 1-2-5 मिनट के अंदर खाना नहीं आया, आपको लगने लगेगा यार भाई यार मेरी डिमांड का फायदा ही क्या है, मेरी भूख तो खत्म ही हो गई, खाना नहीं आया। तो सिंपल तरीके से मॉडर्नाइज तरीके में आपको
आपको समझना पड़ेगा कि चीजों को हमें एडवांस करना पड़ेगा, अप टू डेट करना पड़ेगा। इकोनॉमी चेंज हो रही है तो आपके तरीके भी चेंज हो, तो आप नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो जिससे कि प्रोडक्शन बढ़ सके, सर्विसेज और बेहतर हो सके। ये कुछ इसका मॉडर्नाइजेशन का एम होता है कि आप नई तकनीकी यूज करो, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, सर्विसेज की एफिशिएंसी बढ़ेगी और उसके साथ साथ सोशल आउटलुक भी चेंज होगा। जैसे कि आज आपने देखा होगा जोमैटो के अंदर कई सारी डिलीवरी जो आपके बॉय हुआ करते थे वो आज लड़कियां भी काम करती हैं। कई सारी जगहों पे ऑटो रिक्शाज में लड़कियां भी चलाती हैं और लड़कियां आज सीईओ भी हैं कंपनीज की, बड़ी बड़ी कंपनीज की। तो ये एक विमेन एम्पावरमेंट, एक सोशल आउटलुक में चेंज का नतीजा होता है कि आप देश में ऐसा चेंज लाओ, मॉडर्नाइज करो चीजों को कि हमारी जो घर की बेटियां हैं वो सिर्फ घर में ना रहे, वो घर के बाहर जाएं और फैमिली को एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन भी दें। ठीक है, इनफैक्ट देश को भी एक कंट्रीब्यूशन दे। आप देखो ना, मान लो अगर परिवार में 100 लोग हों और 50 ही लोग कमाते और 50 लोग नहीं कमाते, वो डिपेंडेंट है इन 50 लोगों पे, तो आपको कितने लोगों को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? तो इनको दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी कि ये खुद का भी खाना खा पाए और दूसरे को भी खिला पाए। अब अगर हर आदमी मेहनत करेगा तो उससे कितना फायदा होगा ना घर परिवार को, कि सब अपनी अपनी इच्छाएं तो पूरी कर रहे हैं, इनफैक्ट एक दूसरे की भी कर पा रहे हैं बहुत आसानी से। ठीक है, उसी तरीके से माना गया यहां पे भी। क्लियर? फिर आता है हमारे पास सेल्फ रिलायंस। सिंपल हिसाब किताब है, बाहर के प्रोडक्ट को अबॉलिश करो, अपने प्रोडक्ट को जय हिंद जय जिंदाबाद करो। क्यों? क्योंकि हमें बाहर से डिपेंडेंसी नहीं रखनी है। बाहर के लोग आकर 200 साल लूट कर चले गए, हमें और नहीं देना है हमारी रिसोर्सेज उनको, हमारे पैसे और नहीं देने उनको। हम इतना बना लें कि इनफैक्ट हम बाहर बेचे लोगों चीजों को। ये चाहते थे हम, सेल्फ रिलायंस चाहते हैं कि हमें बाहर एक्सटर्नल कोई भी असिस्टेंस या मदद की जरूरत ना पड़े, हम खुद में आत्मनिर्भर हों। ठीक है बेटा, जैसे कि 5 ईयर प्लान स्ट्रेस्ड ऑन यूज ऑफ ओन रिसोर्सेज, खुद की रिसोर्सेज पे निर्भर रहो, डिपेंडेंट मत रहो फॉरेन कंट्रीज पर। टू रिड्यूस फॉरेन एक्सचेंज, इसका एम क्या था कि फॉरेन एक्सचेंज को कम करो, इंपोर्ट्स कम करो, एक्सपोर्ट बढ़ा दो भले। ठीक है, टू अवॉइड फॉरेन इंटरफेरेंस, फॉरेन कंपनीज का इंटरफेरेंस हमारे देश में नहीं चाहिए हमें, हम हमारे देश की कंपनीज को ही ग्रो करेंगे, ऐसा इनका एम था। ठीक है, फिर आया लास्ट पॉइंट, इक्विटी। बड़े सुंदर एग्जांपल से बताता हूं। देखो, इक्वालिटी मतलब सबको सेम टाइप का आपने पद दे दिया, मतलब अमीर आदमी को भी आपने 5 लाख रुपए दे दिए, मिडिल क्लास को भी 5 लाख दे दिए और गरीब आदमी को भी 5 लाख दे दिए। कोई चेंज आएगा? कोई चेंज आएगा? तो मन में तुम्हारा जो डाउट होता है ना कि सर अगर सब लोगों को 10-10 लाख रुपए अगर सरकार बांट दे तो मजे ही आ जाएंगे ना यार, कितने सबके पास पैसे, गाड़ी खरीद लूंगा मैं तो गोवा से। एक सेकंड बात बताओ भाई, तुम्हारे पास 10 लाख है तो बगल वाले के पास भी तो 10 लाख है, उसके बगल वाले के पास भी 10 लाख है, पिछले शहर वाले, आगे शहर वाले, पूरे देश के अंदर सबके पास पैसे उतने ही है। तो आपकी जो डिमांड है वो सबकी बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? इस वजह से आपका जो स्टैग्नेशन रहेगा ना वो सेम रहेगा, भले कितना भी पैसा हो, पैसे की वैल्यू बहुत गिर जाएगी। समझ आया? इस वजह से इक्विटी जरूरी है कि भैया ऑलरेडी जो सक्षम लोग हैं वो तो अपना काम कर ही रहे हैं, जो थोड़े से मुश्किल में है उनको थोड़ा सा सपोर्ट दो, और जो बिल्कुल भी खुद से आपका कुछ नहीं कर सकते उनको ज्यादा आप हेल्प करो। इसे कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। आप जो है क्या चाहते हो कि भैया आप जो इनइक्वालिटी है देश के अंदर उसको कम करो। इनइक्वालिटी क्या सर? भैया जिसके पास रहने को छत ना हो, खाने को खाना ना हो, एजुकेशन के लिए पढ़ाई ना हो, हेल्थ केयर के लिए पैसे ना हो, उन लोगों के लिए आप ऐसी स्कीम्स निकालो, उन लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए कुछ पॉलिसीज बनाओ। ठीक है बेटा, जो लोग ऑलरेडी एजुकेशन अफोर्ड कर सकते हैं, खाना छत अफोर्ड कर सकते हैं, उनको पैसा देके कोई फायदा नहीं है, उनके लिए पॉलिसी बना के ऐसा कोई फायदा नहीं है। हमें इक्विटी लानी है, इक्वालिटी नहीं। ठीक है बेटा, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो बेटा, अब सबसे पहला 5 ईयर प्लान किस सेक्टर में आया उसको जानते हैं। सबसे पहला 5 ईयर प्लान आया हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में। सर इसी में क्यों आया, किसी और को चूज क्यों नहीं किया? अगर आपकी देश की पॉपुलेशन 70 से 75% पॉपुलेशन, मतलब 3/4 पॉपुलेशन अगर एग्रीकल्चर में अपना रोजगार ला रही है, हर दिन मेहनत कर रही है जीवन जीने के लिए, 70% या 75% पॉपुलेशन अगर आपके देश की, तो आप इंप्रूवमेंट भी उसी सेक्टर में लाओगे, कहीं और नहीं लाओगे। हाँ या ना? ऑल्सो सबसे बड़ी बात यह कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो था वो काफी बैकवर्ड था, हमें इतने सालों तक एक्सप्लॉइट किया गया। मैं अगर थोड़े से पिछले चैप्टर में लेके जाऊं आपको, तो आपको पता है कि हमें कैश क्रॉप्स बनाने पे मजबूर किया गया, फूड क्रॉप्स थे ही नहीं हमारे पास। मतलब हम 70-75% पॉपुलेशन देश की एग्रीकल्चर कर रही है और खाने का सामान भी हम बाहर से मंगा
रहे। तो भैया हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने का टाइम आ गया था। 1951 में हमने पहला 5 ईयर प्लान लाया एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिसने बात करी कि भैया एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करो और सेल्फ सफिशिएंट बनो, ठीक है, खुद ही सफिशिएंट बनो, बाहर की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको मंगाने की कुछ भी। एग्रीकल्चर सेक्टर अकाउंटेड फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्कफोर्स, 70 से 75% पॉपुलेशन, लार्जेस्ट वर्कफोर्स किसका था? एग्रीकल्चर सेक्टर का ही था। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट वाज फोकस राइट फ्रॉम द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, पहले 5 ईयर प्लान से इसका फोकस था कि एग्रीकल्चर पे ध्यान देना, इसलिए 1951 में डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया, ठीक है। अब इसकी प्रॉब्लम्स क्या थी? एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही थी? सबसे पहली लो प्रोडक्टिविटी, हमारे काम करने के तरीके, डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल, ऐसे कई सारे रीजंस थे जिस वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी काफी कम थी। जितनी हम एक्सपेक्ट करते थे चीजें बन जाए उससे काफी कम चीजें बनती थी, ठीक है। दूसरी बात, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सर ये क्या होता है? एक खेत पे मान लो 5 लोगों की काम करने की जगह है, लेकिन उस पर 10 लोग आगे खड़े हो गए, तो भैया सिर्फ 5 ही लोग काम कर पाएंगे और 5 लोग खड़े हो गए सिर्फ मुंह देखते रहेंगे। तो भैया वो 5 लोग जो खड़े हो गए मुंह देख रहे हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। जस्ट बिकॉज आप खेत पे खड़े हो इसका मतलब ये नहीं कि आप एम्प्लॉयड हो, इससे आप डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हो, ठीक है। फिर आता है आपके पास सब्सिस्टेंस फार्मिंग, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा थी ना इसलिए सब्सिस्टेंस फार्मिंग। यहां पे इंसान जो खेती कर रहा था ना, सिर्फ खुद का जीवन जी सके, खुद कंज्यूम कर सके, इसी मंशा से कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ इसी मंशा से कर रहा था, क्योंकि वैसे भी बना नहीं पा रहे थे ना इतना सब कुछ। तो एक्स्ट्रा अगर बना पाते तो व्यापार भी कर पाते, लेकिन वो था ही नहीं इनके अंदर इतना प्रोडक्टिविटी, या इतना इनके पास क्रॉप्स ही नहीं थे, इतना प्रोड्यूस ही नहीं कर पाते थे कि बाहर भी ट्रेड कर सकें, सिर्फ खुद कम खा पाए, खुद का जीवन चला पाए, उतना ही बना पा रहे थे, ठीक है। फिर क्या प्रॉब्लम देखने गई? ट्रेडिशनल तरीका है, हल जोत रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन कुछ नहीं किया है आपने। फिर आपने देखा स्मॉल होल्डिंग्स, बहुत छोटे छोटे टुकड़े हैं खेत के, बहुत छोटे छोटे टुकड़े, और जब जमीन बहुत छोटी हो तो कितना उगा लोगे यार, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखी गई। और लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम, मार्केटिंग सिस्टम भी कोई इतना खास नहीं था जिस हिसाब से एग्रीकल्चर सेक्टर या किसानों को बेनिफिट हो सके, ठीक है बेटा। अब यहां पर ना आपने कुछ मेजर डिसीजन लिए इसको बेटर करने के लिए। मेजर डिसीजन क्या थे? आप लैंड रिफॉर्म्स लेकर आए, ठीक है। लैंड रिफॉर्म्स क्या है उसको समझेंगे। और दूसरा क्या किया आपने? दूसरा एक नई स्ट्रैटेजी आपने लेकर आई, नई पॉलिसी लेकर आई, एग्रीकल्चर पॉलिसी। नई एग्रीकल्चर पॉलिसी ने एक बहुत प्यारा और बहुत बड़ा इंपैक्ट डाला हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में। क्या है? ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले देखते हैं लैंड रिफॉर्म्स। क्या होते हैं लैंड रिफॉर्म्स? लैंड रिफॉर्म्स का प्राइमरी जो कंसर्न था, प्राइमरली रेफर्स टू चेंज इन दी ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग, कि कौन जमीन का असली हकदार है, जमीन किसकी होगी, उसका आप यहां पे डिसीजन ले रहे हो, ठीक है। जैसे कि पहले जमींदारी सिस्टम हुआ करता था कि जमींदार ओनर थे लैंड के और वो किसानों को काम करवाते थे और उनसे लगान वसूल करते थे, भयंकर लगान वसूल करते थे। उनके खुद के पास कुछ बचता नहीं था किसानों के पास, सारे मजे कौन लेता था? ब्रिटिशर्स और जमींदार। तो ये जमींदारी सिस्टम को ही हटा दो आप। तो सबसे पहले उन्होंने अबॉलिशन क्या किया? इंटरमीडियरी का, मतलब जमींदारी सिस्टम हटाया, पहली चीज। दूसरी चीज क्या करी? और जो ओनरशिप थी, जो जमीन थी, वो किनको दे दी? जो किसान असली में मेहनत कर रहे थे ना, उन्हीं को कर दी। देखो, ओनरशिप राइट्स वर पास टू द एक्चुअल टेलर्स ऑफ द लैंड, कि जो लैंड पे असली में मेहनत कर रहा है ना, जमीन उसी के नाम कर दो, जमींदारों से जमीन छीन लो। ये सरकार का अपना पहला मोटिव था लैंड रिफॉर्म्स के अंदर। दूसरा, रेगुलेशन ऑफ रेंट। मान लो कि आपको अगर कोई रेंट देना है, किसी को, जमींदार को देना है, देखो हर किसी से तो छीन के नहीं डाला, एक्सेसिव लैंड्स को छीन कर भी दे दिया। अब जब रेंट, अगर मान लो किसी को रेंट देना है, कोई इंसान काम कर रहा है और किसी और को रेंट देना है जमीन का, तो उसका भी एक फिक्स्ड लिमिट सेट कर दिया कि इतना ही आपको रेंट देना है, एक्सप्लॉइटेशन नहीं करना है कि बेचारा किसान मेहनत करता जाए और ओनर सारे मजे लेते रहे। तो उन्होंने फिक्स क्या कर दिया कि जो ओनर होगा उनको एक अंदाजन 1/3 मैक्सिमम लिमिट है, कि अगर आप मान लो 300 रुपए कमा रहे हो ना, तो 100 रुपए ओनर के होंगे, 200 रुपए किसके होंगे? किसान के होंगे, ठीक है बेटा। मैक्सिमम रेंट कितना है? 1/3 होता था। फिर आया आपका कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। कंसोलिडेशन होल्डिंग का मतलब है छोटे छोटे टुकड़े आपके पता नहीं कहां कहां पड़े हुए हैं जमीन के। एक भैया 1 किलोमीटर दूर एक छोटा सा टुकड़ा है, एक 2 किलोमीटर दूर छोटा सा टुकड़ा है जमीन का, एक नीचे बहुत दूर पे आपका 4 किलोमीटर दूर एक बहुत छोटा सा टुकड़ा है जमीन का। तो उन्होंने क्या किया? सरकार ने बोला एक काम करो, इन टुकड़ों को हटाओ,
हम तुम इन सबको, इन टुकड़ों को जोड़ के जितनी जगह बन रही ना वो इकट्ठी दे देते हैं, जिससे कि तुम टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल कर सको और बेहतर तरीके से प्रोडक्शन कर सको। तो तुमने क्या बोला, इसे कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग कहा। ठीक है, छोटे टुकड़ों को इकट्ठा करके और एक इंसान को दे देना, किसान को दे देना, जिससे वो बेहतर काम कर सके एग्रीकल्चर के अंदर। वरना सोचो ना कितनी टेक्नोलॉजी अलग अलग हिस्सों में लगानी पड़ती, हाँ या ना, मुश्किल आती, फिर आता और टेक केयर भी नहीं कर पाता। फिर आया सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। एक लिमिट सेट कर दी गई कि एक आदमी, एक व्यक्ति, एक किसान कितनी लिमिट तक जमीन को होल्ड कर सकता है। ऐसा नहीं, आज की डेट जैसा नहीं है कि भैया एकड़ और इतनी एकड़ जमीन है, भाई साहब हमारी गांव में तो हमारी तो 1000 एकड़ जमीन है। आपकी लैंड को फिक्स कर दिया कि भैया इससे ज्यादा किसी के पास अगर हुई तो उससे छीन के उनको दे दी जाएगी जिनके पास उतनी लिमिट नहीं है। मान लो जैसे हर आदमी के पास 10 एकड़ जमीन होनी चाहिए, एक अंदाजन एग्जांपल ले लेते हैं। किसी के पास अगर 12 एकड़ है तो उससे 2 एकड़ छीनकर उस व्यक्ति को दी जाएगी जिसके पास 8 एकड़ जमीन है। इसे कहा गया सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। समझ आया बेटा? ये आए हमारे पहला स्ट्रेटेजी था लैंड रिफॉर्म्स। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम ओरिएंटेड भी है, तो इसको ध्यान से पढ़ लेना। इसके बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन आए इसको ध्यान से देख लेना। अब दूसरी स्ट्रैटेजी पे चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इससे क्वेश्चन देखा गया है, तो इसको तो याद करना ही पड़ेगा आपको। दूसरी स्ट्रैटेजी आपने क्या लॉन्च किया? सर हमने लाया ग्रीन रेवोल्यूशन। ये क्या है सर? देखो हमारा एग्रीकल्चर काफी बैकवर्ड था, वो मॉनसून पे ओरिएंटेड था कि भैया बारिश आएगी तो फसल बनेगी। हमारे पास जो टेक्नोलॉजी थी वो काफी ज्यादा आउटडेटेड थी। इस वजह से थर्ड 5 ईयर प्लान के अंदर ड्यूरिंग 1960s के टाइम पे हमने ग्रीन रेवोल्यूशन लाया। सर ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? ग्रीन रेवोल्यूशन मींस सडन इंक्रीज। एक सडन इंक्रीज किया हमने किसके अंदर? एग्रीकल्चर के अंदर, प्रोडक्टिविटी के अंदर, जहां पे हम डेलिबरेटली और कॉन्शियसली एफर्ट्स लगा रहे थे प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। किन चीजों का इस्तेमाल करके? जैसे फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया हमने, कुछ लोन पे पैसा ले लिया, ठीक है, टेक्नोलॉजी को इंप्रूव कर दिया। ऐसी कई सारी चीजें हमने इस्तेमाल करी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। ध्यान से देखो, ग्रीन रेवोल्यूशन मींस अ सडन इंक्रीज इन द क्रॉप प्रोडक्शन अचीव्ड थ्रू द डेलिबरेट एंड कॉन्शियस एफर्ट्स of an authorized body through the help of modern inputs like वही फर्टिलाइजर, क्रेडिट और मार्केटिंग फैसिलिटीज। देखो वही बात बोली गई है, ग्रीन रेवोल्यूशन का मकसद यही था कि जानबूझकर हम प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि हम कई सारा फूड क्रॉप्स बाहर के देशों से बुलवा रहे थे। इनफैक्ट जब 70-75% पॉपुलेशन हमारी देश में एग्रीकल्चर करी, उसके बाद भी, इसीलिए ये आपका ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखो ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ, हमने कुछ हमारी चीजों को एडवांस किया। हमने ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया वाज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स एंड यूज ऑफ HYV सीड्स। ये HYV सीड्स क्या है? हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। ये सीड्स का इस्तेमाल करके आपने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को और ज्यादा बढ़ाया और ज्यादा टेक्नोलॉजी को थोड़ा एडवांस किया, जिससे कि आप और ज्यादा प्रोड्यूस कर पाओ। इसका सिग्निफिकेंट इंपैक्ट देखा गया। देखो इसका मेजर इफेक्ट क्या आया? अ सब्सटेंशियल राइज इन दी फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन। आप जो भी चीज बनाते थे, फूड ग्रेन्स बनाते थे। अच्छा ये चीज याद रखना, ग्रीन रेवोल्यूशन मेजरली किसको फोकस कर रहा था? व्हीट और राइस को। तो आपसे सवाल आ सकता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन ने किसके प्रोडक्शन को ज्यादा बढ़ाया? व्हीट और राइस के प्रोडक्शन को ज्यादा बढ़ाया। ठीक है बेटा, सब्सटेंशियल राइज हुआ फ्रूट ग्रेन्स के अंदर जो कि व्हीट और राइस था। ठीक है, राइज इन प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, बफर स्टॉक मेंटेन होने लगा। सर बफर स्टॉक क्या होता है? सरकार इकट्ठा जो एक्स्ट्रा आपका ग्रेन्स या कोई भी ऐसा सामान होता है उसको इकट्ठा करके रख लेती है इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए, कि अगर मान लो किसी साल पे फसल खराब हो जाए, खाने की चीजें उतनी ना बचे, तो हम ये बफर स्टॉक के अंदर से निकाल के लोगों को पहुंचा सकते हैं खाने की चीजें। ठीक है बेटा, फिर आता है बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप। जो इनकम ग्रुप काफी लो थी, प्रोडक्टिविटी जैसे मान लो बहुत कम सामान बना पाती थी, सिर्फ खुद के जिंदा रहने के लिए तक का सामान बना पाती थी, उनको भी काफी फायदा मिला। अब आगे देखना, यहां पे कुछ रिस्क थे हमारे पास। रिस्क क्या थे? पेस्ट अटैक, हमारे कीड़े लग जाना, ये हमारे पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। ठीक
ठीक है बेटा। उसके साथ देखोगे रिस्क ऑफ इंक्रीज इन इनकम इनइक्वालिटी, इनकम की इनइक्वालिटी हो सकती थी कि गरीब आदमी और गरीब हो जाए और अमीर आदमी और अमीर हो जाए, ऐसी कुछ चीजें मानी गई हमारे यहां पे। क्या बोला गया? कॉस्ट इनपुट्स रिक्वायर्ड अंडर ग्रीन रेवोल्यूशन विल इंक्रीज द डिस्पैरिटीज बिटवीन स्मॉल एंड बिग फार्मर्स, कि भैया ग्रीन रेवोल्यूशन को फॉलो करने के लिए आपको हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को इस्तेमाल करने के लिए पानी चाहिए। पानी के लिए अब मॉनसून का तो वेट नहीं कर सकते, आपको बोरिंग ऐसी चीजें लगानी पड़ेगी, हाँ या ना? उससे लग रही है आपको पैसा लगेगा, पैसा कहां से आएगा? तो इस चीज के डर से सरकार ने ना बहुत प्यारे आपके इनिशिएटिव लिए। इनिशिएटिव क्या लिया? उन्होंने बहुत कम इंटरेस्ट पे लोन देना चालू किया। किसको? फार्मर्स को, जिससे कि वो इन ऐसी पॉइंट्स को इस्तेमाल करके अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकें। ठीक है, अब ना सरकार ने एक मोटिव चालू किया कि यार हमें सब्सिडी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। सब्सिडी क्या होता है? सर कुछ छूट दे दी, हाँ या ना? कि फार्मर्स को एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बनाने के लिए छूट देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, कुछ सब्सिडीज देनी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इकोनॉमिस्ट के बीच में ना यहाँ पे डिबेट छिड़ गई कि यार देनी क्यों चाहिए और क्यों नहीं देनी चाहिए उसके बीच में। तो जो इकोनॉमिस्ट फेवर में थे कि सब्सिडी देनी चाहिए, वो क्या बोल रहे थे कि भाई फार्मर जो है ना वो बहुत ही, फार्मिंग जो है ना बहुत ही रिस्की बिजनेस है, तो यार उसको थोड़ा बहुत तो अपना पैसा दो। मान लो अगर उसकी फसल खराब हो गई तो बेचारे ने 3-4 महीने इतनी मेहनत करी फसल उगाने में, उसको तो पैसा ही नहीं मिलेगा, तो उसको सब्सिडी मिलनी चाहिए। दूसरा पॉइंट इनने क्या बोला कि बोला भैया मेजॉरिटी फार्मर्स आर वेरी पुअर, कि जो फार्मर्स हैं वो मेजॉरिटी पुअर लोग हैं, तो उनको तो भैया छूट या सब्सिडी मिलनी चाहिए, हाँ या ना? एंड आर अनेबल टू अफोर्ड रिक्वायर्ड इनपुट्स विदाउट सब्सिडीज, कि जो आप ये बोल रहे हो ना फर्टिलाइजर खरीद लो, आप ये जो बोल रहे हो ना ये सब सामान खरीद लो, ये कैसे खरीदेंगे अगर इनके पास पैसा ही ना हो? तो इसलिए इनको सब्सिडीज देना जरूरी है। और अगर इनके पास ये सामान नहीं पहुंचा तो आप एग्रीकल्चर को डेवलप कैसे करोगे? ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट आया इनका कि भैया एलिमिनेटिंग सब्सिडीज विल इंक्रीज इनकम इनइक्वालिटी। वो बोल रहे हैं कि सब्सिडीज अगर आपने नहीं दी ना भाई, तो गरीब आदमी के पास कभी नहीं अपॉर्चुनिटी पहुंचेगी कि वो अमीर बन सके या वो पैसा कमा सके, और इस वजह से अमीर आदमी और अमीर होता जाएगा क्योंकि वो तो अफोर्ड कर लेगा और गरीब आदमी तो कर ही नहीं पाएगा। इसलिए वो गैप जो है अमीर और गरीब के बीच में वो बढ़ता ही चला जाएगा। ये थे जो सब्सिडी देना चाहते थे, ये इकोनॉमिस्ट ने बोला। जो इकोनॉमिस्ट थे जो कि सब्सिडीज नहीं देना चाहते थे, उनके क्या पॉइंट्स थे उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखना, इट बेनिफिट्स द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। उन्होंने बोला भैया किसानों को फायदा हो ना हो, पर जो कंपनीज फर्टिलाइजर बनाती है ना, हाई हील्ड वैरायटी सीड्स के लिए आपको फर्टिलाइजर की बहुत जरूरत थी, वरना कीड़े मकोड़े लग जाते। तो इसके लिए उन्होंने क्या बोला कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को ना भयंकर फायदा होने वाला है। क्यों? क्योंकि हर आदमी फर्टिलाइजर खरीदेगा, लोन पे ले लेके फर्टिलाइजर खरीदेगा, हाँ या ना? ऑल्सो प्रॉस्परस फार्मर्स एंड नॉट दी टारगेट ग्रुप्स। किसको फायदा पहुंच जाएगा? जो अमीर आपके जो फार्मर्स है ना उनको फायदा मिल जाएगा सब्सिडी का, गरीब आदमी तक तो इसका कोई इंपैक्ट ही नहीं होगा अगर आपने सब्सिडीज दी तो। और उन्होंने एक और बहुत प्यारी बात बोली कि भैया सब्सिडी देना गवर्नमेंट की फाइनेंस पे बहुत बड़ा एक बर्डन होता है। जब सरकार पैसा बांटती है ना तो सरकार की फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर एक बर्डन आ जाता है कि भैया हमें पैसा बांटना पड़ेगा। इस डिबेट को देखकर सरकार ने एक डिसीजन लिया कि जब तक हमें यह नहीं फील होता कि भैया हम ग्रीन रेवोल्यूशन का एक अच्छा फेज कंप्लीट कर चुके हैं और हम लोग एक अच्छी सिचुएशन में आ चुके हैं, तब तक हम सब्सिडी देंगे, तब तक क्रेडिट अच्छे लोन पे दे देंगे, उसके बाद हम चीजों को सेग्रीगेट कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है बेटा, यह निष्कर्ष हमें लाया गया। क्लियर है? समझ आया? अब इसके ना क्रिटिकल कुछ अप्रेजल क्या थे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, उसके बारे में कंक्लूजन निकालते हैं। देखो, लैंड रिफॉर्म्स और ग्रीन रेवोल्यूशन ने काफी ज्यादा हेल्प किया एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। ऑल्सो ग्रीन रेवोल्यूशन ने इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बना दिया, आत्मनिर्भर बना दिया, हमें बाहर से सामान मंगवाने की जरूरत अब नहीं लगी। और तीसरा पॉइंट क्या है? देखो, जमींदारी सिस्टम हटाया गया जिसने इंडिया को एक्सप्लॉइट किया। चलो बेटा, अब लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। प्रपोर्शन ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूटेड बाय द एग्रीकल्चर डिक्लाइंड सिग्निफिकेंटली बट नॉट द पॉपुलेशन डिपेंडिंग ऑन इट। ठीक है, अब ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे जो कि हमने कंक्लूजन निकाला, एक हमारे किसका बेटा? हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का। क्लियर है? चलो फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका।
चलो बेटा जी, अब देखो इसको एक और डेटा बता देता हूं आपको। जैसे 66 और 67, 1966 और 67 की ईयर में 28.8 कुछ ऐसे % के आसपास इसका राइज देखा गया एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का। ठीक है बेटा, अब देखते हैं नेक्स्ट सेक्टर के बारे में। नेक्स्ट सेक्टर क्या है? इंडस्ट्रियल सेक्टर। सबसे पहले तो ये जान लो, इंडस्ट्रियल सेक्टर सबसे पहले कब इसकी पॉलिसी आई? तो 1948 में इसकी सबसे पहली पॉलिसी आई। सर इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या हाल थे? बहुत बुरे हाल थे, बेहाल थे। क्यों? 70 to 75% तो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग काम कर रहे थे, तो बच्चे कुछ कितने लोग हैं? यही बचे जितने बचे। और उसके आसपास देखोगे तो आप ये नोटिस करना, इसमें प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट इतना था ही नहीं। तो किसका था? पब्लिक सेक्टर का था। ठीक है बेटा, तो ध्यान से सुनो। सबसे पहले क्या हुआ, जो हमारे पास जितनी भी इंडस्ट्री थी ना, वो बस कुछ कन्फाइंड थी कुछ ही चीजों में, जैसे कॉटन, टेक्सटाइल और जूट के अंदर थी, और थोड़ा आयरन और स्टील के अंदर हमारा बोलबाला था। कैसे भैया? दो वेल नोन मैनेजमेंट, जो आपकी जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है उसके अंदर थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन था। और अगर इसको मैं कैलकुलेट करूं तो जीडीपी में आपका कंट्रीब्यूशन कितना है? बहुत ही लो था, ना के बराबर था। तो इस सेक्टर के अंदर प्राइवेट सेक्टर तो था ही नहीं। किसका प्रेजेंस ज्यादा था इंडस्ट्रियल सेक्टर में? सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर का ज्यादा ही इन्वॉल्वमेंट था। कैसे सर, क्यों था? उसके पीछे का रीजन समझते हैं। पब्लिक सेक्टर क्या होता है? पब्लिक सेक्टर मतलब सरकार ही प्रोडक्ट्स बना रही है, सरकार ही मेहनत कर रही है। ठीक है, ऐसा क्यों था? उसके पीछे के रीजन समझेंगे, वो भी देखिएगा। सबसे पहले देख लो, हमने इस सेक्टर को एनकरेज करने के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को भी एनकरेज किया। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, पब्लिक सेक्टर का रोल क्यों था ऐसा? पब्लिक सेक्टर समझ गए क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर मतलब प्राइवेट कंपनीज। पब्लिक सेक्टर का रोल ज्यादा इसलिए था डोमिनेटिंग, क्योंकि पहला, आपके पास जब देश को इतना लूटा जाए कि आपके प्राइवेट सेक्टर में लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, तो ये कंपनी खोलने के लिए पैसा होगा नहीं ना। तो सबसे पहला पॉइंट था शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विद प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के पास इतना पैसा ही नहीं था कि वो कंपनी को खोल सके। दूसरी बात, लैक ऑफ इंसेंटिव ऑफ प्राइवेट सेक्टर, कि प्राइवेट सेक्टर को इतना फायदा मिल ही नहीं रहा था कि वो अपनी कंपनी खोले कि भैया लोग पैसा भी लगाएं। तो जब इतना फायदा ही नहीं मिल रहा होगा, इतने इंसेंटिव्स ही नहीं है, तो आदमी क्या करेगा? पैसा लगाएगा क्या? बिल्कुल नहीं लगाने वाला। ठीक है, तीसरा पॉइंट, सोशल ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए पब्लिक सेक्टर को पहले इंपॉर्टेंस दी जाती है। क्यों? प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट कमाने के लिए काम करता है, पब्लिक सेक्टर का मोटिव पहला जो होता है वो वेलफेयर होता है, बाद में उसका मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना या पैसा कमाना। ठीक है, पहला मोटिव होता है वेलफेयर। और हमारे देश को, जो कि बहुत ज्यादा हमारी पॉपुलेशन डिपेंडेंट थी सरकार पे, हमें वेलफेयर की जरूरत थी। ठीक है, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट पॉलिसी आई ना, वो थी हमारी 1956 इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। इसने हमारी इंडस्ट्रीज को 3 भाग में बांट दिया। कौन कौन सा? शेड्यूल ए। शेड्यूल ए में 17 इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो कि सिर्फ और सिर्फ सरकार ही ओन कर सकती थी, और कोई ओन ही नहीं कर सकता इसको। सिर्फ और सिर्फ इसमें हक किसका है? सरकार का। जैसे कि दिस कैटेगरी कंप्राइज्ड ऑफ इंडस्ट्रीज विच वुड बी एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय स्टेट, मतलब सिर्फ सरकार ही इस्तेमाल कर सकती है। जैसे कि आज का लिविंग एग्जांपल भी आप देख सकते हो, रेलवे सिर्फ सरकार की और किसी की नहीं। तो सरकार उसमें 17 इंडस्ट्रीज में रेलवे भी था। और क्या देख सकते हो? ऑयल और एयरक्राफ्ट। अब तो चीजें चेंज हो गई काफी, है ना, वही एलपीजी के आने की वजह से, जो कि अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, दूसरा शेड्यूल था 12 ऐसी इंडस्ट्रीज थी जिसमें मेजर इंफ्लुएंस किसका होगा? सरकार का, और थोड़ा बहुत इंफ्लुएंस किसका होगा? प्राइवेट सेक्टर का। ठीक है, वो 12 इंडस्ट्रीज बताई गई कौन कौन सी, जैसे मशीन टूल हो गया, माइनिंग इंडस्ट्रीज हो गई, फर्टिलाइजर हो गया। ऐसी इंडस्ट्रीज में थोड़ा सा इंफ्लुएंस प्राइवेट सेक्टर का, मेजर इंफ्लुएंस किसका? पब्लिक सेक्टर का। ठीक है बेटा, और शेड्यूल सी बची हुई वो इंडस्ट्रीज जिसमें प्राइवेट सेक्टर अपना काम कर सकता है, वो भी किसके कंट्रोल के अंदर? सरकार उसको स्टिल कंट्रोल करेगी। किससे? इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 से कंट्रोल करेगी इसको। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखो नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग फटाक से। ठीक है, अभी नाउ यहां देखो, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। सर ये लाइसेंसिंग क्या है, क्यों जरूरत होती है? बेटा ड्राइविंग करने के लिए लाइसेंस लगता है, हाँ या ना? बिना लाइसेंस के ड्राइविंग कर सकते हो क्या? नहीं ना। सेम प्रकार इंडस्ट्री खोलने के लिए लाइसेंस की जरूरत है। ये आपके सरकार ने बोला कि अगर आपको प्राइवेट सेक्टर को इंडस्ट्री बनाकर काम करना है तो आपको लाइसेंस मतलब सरकार से रिटन परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी आप बना सकते हो। तो इंडस्ट्रियल लाइसेंस इज अ रिटन परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट टू एन इंडस्ट्रियल यूनिट टू मैन्युफैक्चर गुड्स। कोई सामान बनाना है, ठीक है, रिटन परमिशन ले लो सरकार से, लाइसेंस ले लो, आप बनाओ, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, द इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 ये एम्पावर किया किसको? सरकार को, कि भैया जो भी अगर आपको
लाइसेंस इशू करना है तो आप इस एक्ट के अंदर इशू करोगे। और किस किस मोटिव के लिए करोगे? अगर किसी को नई इंडस्ट्री खोलनी है तो आप इस मोटिव के लिए लाइसेंस दोगे। अगर किसी को बिजनेस को एक्सपैंड करना है तो भी आप इसके लिए लाइसेंस मांगोगे, परमिशन मांगोगे। और अगर आपको नया प्रोडक्ट बनाना है, जैसे कि आप एक प्रोडक्ट बना रहे थे, आपने बोला मैं नया प्रोडक्ट बनाऊंगा, तो उस चीज के लिए भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। यह जरूरत थी उस टाइम पे लाइसेंसिंग की। अब एक चीज ध्यान से देखो, अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग के अकॉर्डिंग देखो, नो न्यू इंडस्ट्री वॉज अलाउड अनलेस लाइसेंस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट। कोई भी इंडस्ट्री काम नहीं कर सकती अगर उन्होंने लाइसेंस नहीं लिया है तो। इट वॉज ईजियर टू ऑब्टेन अ लाइसेंस इफ द इंडस्ट्री यूनिट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन एन इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया। देखो, अगर आप पिछड़े इलाकों में इंडस्ट्री को सेटअप कर रहे हो तो आपको लाइसेंस मिलना काफी आसान था। शहरों में कभी कंपनीज देखी है? मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज नहीं होती। ऐसे पिछड़े इलाकों में, रूरल एरियाज में इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है, उनको प्रेफरेंस ज्यादा दी जाती है। फिर आया was needed even if the existing industry wants to expand। अगर वही बोला अभी, जैसे कि अगर आपको बिजनेस को एक्सपैंड करना है तो भी आपको लाइसेंस की जरूरत है। ठीक है बेटा, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। चलो बेटा जी, अब आते हैं फटाक से हमारे रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में था। हमने कैसे एनकरेज किया इनको और क्यों जरूरी था, उसकी बात भी तो करो। सर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होती है? देखो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जिसकी इन्वेस्टमेंट लिमिट 5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पर आज की डेट के हिसाब से नहीं, कब के हिसाब से? 1951 के हिसाब से, कि 5 लाख से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। अगर 5 लाख से ज्यादा इन्वेस्टमेंट है मतलब वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री नहीं है, उनके पास पैसा ज्यादा है मतलब वो स्मॉल स्केल नहीं है, उससे ऊपर की इंडस्ट्री हो सकती है। ठीक है बेटा, अब देखो, अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज डिफाइंड विद द रेफरेंस टू द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड ऑन द एसेट ऑफ द यूनिट, कि मैक्सिमम कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जैसे कि 5 लाख कर सकते हो। आज की डेट में इसकी लिमिट 5 करोड़ हो चुकी है। ठीक है, 5 करोड़ तक की अगर इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हो तो आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का पार्ट हो, उससे ज्यादा कर रहे हो तो आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री नहीं हो। अच्छा, 1955 में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अच्छा, एक और चीज याद रखना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑलमोस्ट हर बार इससे कहीं ना कहीं रिलेटेड आपको सवाल पूछा जाता है। ठीक है, द विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमिटी ऑल्सो कॉल्ड कर्व कमिटी बनाई गई 1955 में। इसका एम क्या था? नोटेड दैट द पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज फॉर प्रमोटिंग इंडस्ट्रियल एज वेल एज रूरल डेवलपमेंट। ये क्या बोल रहे थे? कर्व कमिटी ने मेहनत करी, क्यों? क्योंकि वो प्रमोट करना चाहते थे इंडस्ट्रियल सेक्टर को और रूरल जो पिछड़े इलाके हैं उनको भी डेवलप करने के लिए इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री शुड बी प्रमोटेड एज दे हेल्प टू अचीव ग्रोथ विद द इक्विटी एंड लेबर इंटेंसिव। देखो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ना उनके पास इतना पैसा तो है नहीं कि वो मशीनें लगा दे, बहुत कुछ कर दे। उनके पास पैसा कम है तो वो लेबर का इस्तेमाल ज्यादा करती है अपना काम करने के लिए, जो कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है ना। वो एक अच्छा पॉइंट है, इसलिए भी इनको प्रमोट करने की बात करी गई। द प्रोडक्शन ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स वाज रिजर्व्ड फॉर दी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। क्या बोला कि जो प्रोडक्ट्स, कुछ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स थे, मान लो 10, 15, 20 ऐसे प्रोडक्ट्स जो बना रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बनाएगी, बड़ी कंपनी नहीं बनाएगी। रिस्ट्रिक्ट कर दिया, रिजर्व कर दिया कि ये काम या ये प्रोडक्ट कोई अगर बनाएगा तो सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बनाएगी, बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं बनाएगी। वरना इनको कंपटीशन मिल जाता बड़ी इंडस्ट्रीज की वजह से और ये पीछे रह जाते, क्योंकि उनके पास तो पैसा ज्यादा है, पावर ज्यादा है, लोग ज्यादा है, तो ये तो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाते। इसलिए इन लोगों के लिए रिजर्व कर दिया आपने कुछ प्रोडक्ट्स को। ठीक है, फिर देखो, small scale industries to avoid the competition with large business, these units were also given concessions such as lower excise duty and bank loans at lower interest rate। बेटा, इनको बैंक लोन भी मिलता था काफी कम रेट पे। ऑल्सो इनको क्या मिलता था बेटा? एक्साइज ड्यूटी भी काफी कम लगती थी, जिससे कि ये प्रमोट हो ना कि डिमोट हो, कि भैया इनका मन ना करे अगर बहुत ज्यादा टैक्स वगैरह देना पड़े या इनको लोन बहुत महंगा मिले तो आदमी करेगा क्या काम? बोलेगा छोड़ो यार, कमा तो पानी रहे, जितना पैसा चला जाता है, तो एक काम करो, काम ही नहीं करना। इसीलिए इन लोगों के लिए बेनिफिट्स लाए गए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है बेटा, अब देखो यहां पे आया फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या है? इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, क्योंकि हर देश आपस में आत्मनिर्भर नहीं होता, बनना पड़ता है। कुछ चीजें आपके पास एक्स्ट्रा होती है तो आप बाहर भेज देते हो, कुछ चीज आपके पास कम होती है तो बाहर से मंगवा लेते हो। ठीक है, फॉरेन ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग of goods and service
बियॉन्ड द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, कि आप अपने देश की बाउंड्रीज के बाहर जा रहे हो ट्रेड करने के लिए, उसे फॉरेन ट्रेड कहते हैं, अलग अलग देशों के साथ। ड्यूरिंग फर्स्ट 7 5-year प्लान्स, पहले 7 5-year प्लान्स में फॉरेन ट्रेड वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। इसको कैरेक्टराइज किया गया इनवर्ड लुकिंग क्या बोल रहे हैं, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी की तरह से। क्यों सर, क्या है ये, इसका मैं मतलब बताता हूं। इसका मतलब ये था कि हम आत्मनिर्भर बनना चाह रहे थे, हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमें किसी की जरूरत नहीं है। हम 7 5-year प्लान्स तक सिर्फ आत्मनिर्भर बनना चाह रहे थे, हम अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे। कैसे, अब बाहर की कोई कोका कोला, पेप्सी और ऐसी कंपनी होती और यहां पे कोई छोटा सा अगर अपना ब्रांड बिल्ड हो रहा होता तो वो तो कभी आगे ही ना बढ़ पाता, अगर बाहर की कंपनी आके इनको परेशान करती तो, हाँ या ना। इसलिए बाहर ही रखा इन कंपनीज को हमने बोला भैया कि हमारी कंपनीज को हम प्रमोट करेंगे, हमारे देश में ऐसा बिजनेस बनाएंगे। ठीक है, अब यहां पे 3 पॉइंट्स क्या थे, क्या 3 स्ट्रैटेजी, क्या एम थे इनके। सबसे पहला एक्सपोर्ट प्रमोशन, जितना हो सके बाहर चीजों को भेजो, जितना ज्यादा हो सके एक्सपोर्ट करो। एक्सपोर्ट करने से, अब जैसे मैंने तो सामान बाहर भेजा, यूएसए को भेजा, यूएसए से मुझे पेमेंट किस में आएगी, डॉलर्स में आएगी, तो डॉलर्स की वजह से मेरा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ रहा है, हाँ या ना। द इट स्ट्रैटेजी टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स बाय मेकिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज कॉम्पिटिटिव, कि भैया एक तो पहली बात तो अगर आप सामान अपना बाहर भेज पा रहे हो मतलब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप कॉम्पिटिटिव हो रहे हो और देश की बड़ी बड़ी कंपनीज की तरह आप भी सामान भेज पा रहे हो बाहर, तो मतलब आप कॉम्पिटिटिव हो रहे हो, आप कंपटीशन में आ गए हो, आपको हेल्प मिला है अच्छा खासा। ऑल्सो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ाने में भी देश की ये मदद करता है। ठीक है बेटा, फिर आता है आपके पास इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट्स नहीं करोगे आप देश के अंदर, क्यों, आप खुद सेल्फ रिलायंट बनो, आपको बाहर की जरूरत नहीं है, उससे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जाता है। अगर मैं बाहर से यूएसए से सामान बुलवाऊंगा तो डॉलर में पेमेंट करूंगा ना यार, मेरा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व चला जाएगा, हाँ या ना। तो दोज गुड्स विच कंट्री हैज बीन इंपोर्टिंग टू सेव फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, कि भैया आप डोमेस्टिक गुड्स को प्रमोट करो, क्योंकि जो सामान आप बाहर से मंगवा रहे हो उसको यही बनवाओ ना यार, बाहर की जरूरत क्या है। अगर तुम्हें JBL के स्पीकर चाहिए, हटाओ बोट के लो, क्यों, अगर मैं JBL को पैसा दूंगा तो मेरे तरफ से तो डॉलर चला जाएगा ना, मेरे पास परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खत्म हो जाएंगे, हाँ या ना। फिर देखो, टू एनेबल कंपीट अगेंस्ट गुड प्रोड्यूस्ड बाय मोर डेवलप्ड इकोनॉमिक्स। देखो बहुत बड़ी बड़ी इकोनॉमीज में, बहुत बड़े बड़े देशों में बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज थी, उनके साथ कंपीट करने के लिए मोटिव करना जरूरी था। अब सोचो ना, JBL अगर हम रिस्ट्रिक्ट नहीं करते यार, बोट अगर उगता ही नहीं तो भैया हम तो कभी बाहर से कोई प्रोडक्ट, मतलब हम उन पर डिपेंडेंट हो जाते, हर सामान हमको बाहर से बुलाना पड़ता। अब बोट बन गया तो घड़ियां भी लोग इसकी इस्तेमाल कर रहे हैं, ईयरफोन्स भी यूज कर रहे हैं। अब देखो ना, फोन इंडियन बेस्ड फोन नहीं है आपके पास, तो इसलिए आप बाहर का खरीद रहे हो, सारे फोन आप बाहर के खरीदते हो। अगर देश में कोई इतना अच्छा फोन बिकने लग जाए और कंपनी आ जाए कोई, तो ऑब्वियस सी बात है आप देश का फोन खरीदोगे, हाँ या ना। अब सारा पैसा किसको जा रहा है, बाहर की देशों को जा रहा है। क्लियर। टू प्रिवेंट ड्रेन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑन दी इंपोर्टेंट लग्जरी गुड्स। बेटा लग्जरी सामान जो आप बाहर बुला रहे हो, अब सिंपल सा लॉजिक यार, ब्रिटिशर्स आए, वो भी पैसा लूट के चले गए और हम बाहर का प्रोडक्ट खरीद के ये भी पैसा उनको दे दें, तो मतलब क्या, मतलब लुटवाने वाले काम करने क्या हमें, इसलिए इंपोर्ट को बंद करो, सब्स्टिट्यूट कर दो। दूसरा, प्रोटेक्शन फ्रॉम इंपोर्ट। इंपोर्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए ना 2 चीजें इस्तेमाल करी, 2 स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करी। एक है टैरिफ। टैरिफ मतलब अगर कोई भी सामान आप बाहर से बुलवाओगे आपको उस पे 125% टैक्स देना पड़ेगा, मतलब 100 रुपए की चीज 225 रुपए की पड़ेगी आपको, है इतनी ज्यादा, हाँ, क्योंकि महंगी पड़ेगी तो आप बाहर से बुलवाओगे नहीं, देश का ही सामान खरीदोगे। ठीक है, उसे कहा गया टैरिफ। रेफर्स टू टैक्स लेविड ऑन इंपोर्ट गुड्स, द एम वाज टू मेक देम एक्सपेंसिव एंड डिस्करेज द यूज, कि इतना महंगा कर दो कि देश के लोग खरीद ना पाए, मतलब मंगाने में झिझके, और जो लोग खरीद भी पाए, मान लो अगर पैसा है, खरीदने की इच्छा भी रखते हैं, तो उसकी क्वांटिटी फिक्स कर दो, जिसको कर दिया कोटा। जैसे कि मान लो आप देश में सिर्फ 10 ही प्रोडक्ट मंगा सकते हो इंपोर्ट करके, उससे ज्यादा नहीं मंगा सकते। किसी की इच्छा है 100 मंगाने की, नहीं मंगा सकते, 10 ही मंगाओगे, इस पे कोटा फिक्स कर दिया। क्या किया, इम्पोज्ड ऑन द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्टेंट गुड्स, कि भैया क्या करोगे, कोटा फिक्स कर दो, नंबर ऑफ क्वांटिटी फिक्स कर दो। ठीक है, चलो अब लास्ट पॉइंट देखते हैं, क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट।
1950 टू 1990 के बीच में क्या बेहतर काम हुए? सबसे पहले जीडीपी बढ़ गया, कैसे? 11.8 से 24.6 पे बढ़ गया, काफी अच्छी बात हुई। इंडस्ट्रियल सेक्टर काफी ज्यादा डाइवर्स हो गया 1990 तक, किसकी वजह से? पब्लिक सेक्टर की मेनली वजह से, क्योंकि यही मेजरली काम कर रहा था, प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट इतना ज्यादा नहीं था, ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की वजह से लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिली बिजनेस में काम करने की, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, ठीक है। फिर प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्शन मिला आपको, क्यों? देश में बाहर की कंपनीज को आने से मना किया गया और इंपोर्ट्स को भी खत्म करने की कोशिश करी गई, ठीक है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस के थ्रू। क्लियर? लाइसेंसिंग पॉलिसी ने क्या किया बेटा? गवर्नमेंट को हेल्प किया मॉनिटर करने में और कंट्रोल करने में, किसको? इंडस्ट्रियल सेक्टर को, ठीक है। और लास्ट पॉइंट क्या है? पब्लिक सेक्टर ने एक रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन दिया, एक अच्छा खासा इंडस्ट्रियल बेस बनाया और बैकवर्ड एरियाज को भी डेवलप करने के लिए काफी सारी मेहनत करी, ठीक है बेटा। चलो इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बेटा जी, यहीं पे होता है हमारा चैप्टर खत्म। बस एक इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं आपको सबको समझाने के लिए। देखो, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन कब आया? 1948 में, मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, याद रखना इसको। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो, सेटिंग अप ऑफ प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन कब आया? 1950 में आया। किसकी मदद से? किसकी मदद से बेटा जी? बताओ बताओ बताओ। हमारे प्रधानमंत्री की मदद से उन्होंने प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग करी देश के अंदर, हाँ या ना? फिर देखो, फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब लॉन्च हुआ? आपका 1950 में आया, 51 में आया, सॉरी 1951 में आया। आपने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट कौन से ईयर का है? 1951 का है, याद है? चलो जी, कर्व कमेटी कब आई? कर्व कमेटी आई अपनी 1955 में, सब अपन ने पढ़ा हुआ है इस चैप्टर के अंदर, याद रखना। ड्यूरेशन क्या था? कितने ड्यूरेशन का था फर्स्ट 5 ईयर प्लान? 1 अप्रैल 1951 टू 31 मार्च 1956, ठीक है। सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब आया? 30 अप्रैल 1956 को आया, ठीक है। फर्स्ट फेज कब खत्म हुआ आपका ग्रीन रेवोल्यूशन का? 1966 में खत्म हुआ। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब आई? 1991 में आई, जो आपका एलपीजी है, ठीक है। और प्लानिंग कमीशन कब आया? नीति आयोग कब आया प्लानिंग कमीशन को हटा के? 2015 में आया, ठीक है बेटा। क्लियर है सबको? यही चैप्टर हमारा समाप्त होता है। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूं, जो कि आपके पेपर में आने का बहुत बड़ा वेटेज रखते हैं और बहुत बड़े चांसेस रखते हैं। एक आध क्वेश्चन कराता हूं आपको, बाकी ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना, लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है। देखो, आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ गोल्स ऑफ इंडियन 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान बनाने से पहले क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे? ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन और सेल्फ रिलायंस, डेवलपमेंट, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन और सस्टेनेबिलिटी, गुड हेल्थ, एजुकेशन, मॉडर्नाइजेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, या ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस। बेटा ये दोनों आपके पॉइंट सेम से हो गए हैं, इसका कोई एक पॉइंट हटा देता हूं, जैसे कि इक्विटी की जगह मैं इसको एजुकेशन कर देता हूं, ठीक है। कई बार हो जाता है, क्योंकि जो आपके क्वेश्चंस या आपके जो सैंपल पेपर है ना, उनमें गलतियां काफी हैं। एजुकेशन कर देते हैं इसको, इस वजह से चेंजेस देखने को मिलेगा आपको। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा। चलो अब एक और देखो, डैश इज नोन एज द आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन प्लानिंग। देखो ये वाला चैप्टर आपने, ये वाला पॉइंट पढ़ा था ना, अपन ने चारों पॉइंट डिस्कस किए थे। अब देखो, डैश इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। इंडियन प्लानिंग का आर्किटेक्ट कौन है? आपको पता है भाई साहब, हमारे जवाहरलाल नेहरू साहब, हाँ या ना? सबको क्लियर है? चलो जी, आप देखो नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन आउटपुट वाज रिस्ट्रिक्टेड मेनली टू, किस चीज को मेनली बना रहा था? ये किस चीज पे फोकस कर रहा था? मैंने याद है आपको लिखा था, व्हीट और राइस। ये देखो आपके पास यहां रहा, व्हीट और राइस, ठीक है बेटा। ऐसे कई सारे क्वेश्चन आप लोगों के पास है यहां पर, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा और खूब सारी मेहनत करिएगा, ठीक है बेटा जी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, खूब ख्याल रखें, टॉप मार्क लाइए और बहुत मेहनत करिए। थैंक यू सो मच।